हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आइए मैं अपने चैनल ड्रीम ऑफ भारत में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो टॉपिक मेरा मध्यकाल का है और मध्यकाल में जिसकी हम बात करने वाले हैं वह है दिल्ली सल्तनत। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत काल। ये उत्तरवर्ती मध्यकाल इतिहास का पहला पार्ट है। हालांकि अगर हम मध्य इतिहास काल को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, एक पूर्व मध्यकाल इतिहास जिसके अंतर्गत हम त्रिकोणात्मक युद्ध और राजपूत कालों का अध्ययन करते हैं, और एक होता है उत्तरवर्ती मध्यकाल इतिहास। और उत्तरवर्ती मध्यकाल इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत और मुग़ल वंश के बारे में चर्चा करते हैं। बट आज जो मैंने टॉपिक चुना है आप लोगों के लिए, वो टॉपिक हमारा है दिल्ली सल्तनत काल। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत काल। तो आइए हम दिल्ली सल्तनत काल के प्रमुख वंशों और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न शासकों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ज़्यादातर हम उसी तथ्यों की चर्चा करेंगे जो तथ्य आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है मित्र, तो हो जाइए तैयार सुनने के लिए। और ऐसा मैं इसलिए इस तरीके से लेक्चर देता हूं क्योंकि मैं ये समझता हूं कि बहुत कम समयों में आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को रिवाइज कर सकें। इसलिए मैं ओरल लेक्चर के माध्यम से बहुत कम समयों में कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूं। देखिए मित्र, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभ होता है तो वास्तव में तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश के नींव डालने से प्रारंभ होता है। लेकिन हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में दिल्ली सल्तनत की नींव डालने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की नींव डालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो मोहम्मद गोरी की होती है। आपने मोहम्मद गोरी का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, मोहम्मद गोरी एक तुर्क था जिसका छोटा सा साम्राज्य जो था वह उज़्बेकिस्तान के गजनी में रहता था। वह तुर्क से आया हुआ था, भारत में आया हुआ था और भारत में तराइन के युद्ध और चंदावर के युद्ध के माध्यम से क्रमशः पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र को पराजित करके दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की नींव डाला था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ से भूमिका बनाते हुए हम आगे की तरफ जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी तक, वहाँ तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए मित्र, होता क्या है, आप जानते हैं कि जिस समय मोहम्मद गोरी भारत में अटैक करता है उस समय भारत में राजपूतों का काल होता है और राजपूतों में आपस में कोई एकता नहीं होती है। जब कहीं एकता नहीं होती है तो उसका फ़ायदा हमेशा विदेशी वंशों के द्वारा या विदेशी शासकों के द्वारा उठाया जाता है। तो इसी कुछ तरह की कहानी मोहम्मद गोरी की भी थी। मोहम्मद गोरी के पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके आपस के भाइयों में सत्ता को लेकर टकराहट हो जाती है। मोहम्मद गोरी सोचता है कि हम आपस में लड़ने के बजाय क्यों ना हो हम भारत में जाएं और भारत में हम चलें तो वहाँ से हम अकुश संपत्ति को लूटेंगे और वहाँ पे अपना साम्राज्य का नींव डालेंगे। हालांकि उसकी धारणा पहले जो थी वो भारत को लूटने की थी, लेकिन कुछ सूफी संतों के द्वारा ये उसकी धारणा चेंज हो गई। उसका मकसद ये हो गया कि भारत में चलकर हम इस्लाम धर्म को फैलाएं और अपना साम्राज्य का विस्तार करें। जी हाँ, हम इस्लाम धर्म का प्रचार भी करें और अपना साम्राज्य का विस्तार करें। बाद में उसकी मनोधारणा चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश करता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण जो भारत में होता है वह 1175 में मुल्तान में होता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गोरी का जो पहला अटैक होता है वह मुल्तान में होता है। उसका एक महत्वपूर्ण अटैक 1178 में, जी हाँ 1178 में, जो सोलंकी के चालुक्य वंश थे जिनकी राजधानी अहिड़वाल थी, वहाँ का शासक भीम द्वितीय था। वहाँ पर वो आक्रमण करते हैं बट वहाँ पे मोहम्मद गोरी को विजय हासिल नहीं होती, वो पराजित होता है। तो इस तरीके से वो पराजय होकर वहाँ से फिर वापस लौट जाता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि जयचंद्र के आमंत्रित कहने पर मोहम्मद गोरी भारत में आता है और यहाँ पर तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है। और तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो पृथ्वीराज चौहान से होता है। इस तराइन के प्रथम का युद्ध जो होता है वो 1191 में होता है और इसमें पृथ्वीराज की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। बट तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान
की हार होती है और मोहम्मद गोरी की विजय होती है, और एट लास्ट में आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, हालांकि हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहाँ पे डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो पूरी दिल्ली सल्तनत पे है। अगला युद्ध जो मोहम्मद गोरी का इम्पॉर्टेंट युद्ध होता है वह युद्ध चंदावर का युद्ध होता है, और चंदावर की युद्ध जो होता है वह गढ़वाल वंश के शासक, जी हाँ, गढ़वाल वंश के शासक राजा जयचंद्र से होता है। तो इसमें जयचंद्र की भी पराजय होती है। इस तरीके से अगर देखा जाए, उत्तर भारत में 2 मजबूत राजपूत वंशों पर विजय हासिल कर लेता है मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होती है, क्योंकि जो उसके सामने बड़ी चुनौती थी वह अजमेर वंश का, जो शाकंभरी वंश का शासक था, या जो अजमेर का शासक था जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, उसको पराजित कर देता है। जो गढ़वाल वंश का शासक रहता है जयचंद्र, उसको पराजित कर देता है। तो इस तरीके से उत्तर भारत में देखें तो मोहम्मद गोरी का कोई एक मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं हो पाता है, इसलिए इसको उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आइए अब हम आगे देते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें, संपूर्ण उत्तर भारत में मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करें मित्र, तो मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम रहते हैं। इन 4 गुलामों में अगर हम बात कर लें तो सबसे जो प्रमुख गुलाम होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी एक बार भारत में आता है, साम्राज्य का विस्तार करके फिर अपने साम्राज्य में वापस लौट जाता है, लेकिन फिर दोबारा वो 1206 में आता है, और 1206 में वह जाते समय दमयक नामक एक स्थान होता है, और दमयक नामक स्थान पर खोखरो एक जनजाति रहती है, और खोखरो जनजाति के द्वारा मोहम्मद गोरी के चाकू से हत्या कर दी जाती है नमाज पढ़ते समय, ऐसा कहा जाता है। अब सवाल ये होता है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद मोहम्मद गोरी के 4 गुलामों में भारत में कौन शासन करेगा? तो उसका जो सबसे वफादार गुलाम था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि 4 गुलाम थे, एक यालदोस था, एक नासरुद्दीन कुबाचा था, और एक बख्तियार खिलजी था, और एक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी के समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये लाहौर का सूबेदार था, और जो नासरुद्दीन कुबाचा था ये सिंध प्रांत का सूबेदार था, और जो यालदोस था ये गजनी का सूबेदार था, और बख्तियार खिलजी जो था ये बंगाल का सूबेदार था। आपको पता होगा कि जो बख्तियार खिलजी था ये बंगाल के अभियान करते समय कुमारगुप्त के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उस नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ने क्या किया था, नष्ट कर दिया था, और बाद में बंगाल का क्या हो जाता है, सूबेदार हो जाता है। ठीक है, इतना आप जानते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठता है, तो मैंने कहा कि कुतुबुद्दीन सबसे ज़्यादा वफादार होता है, तो दावेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक की होनी चाहिए। बट ऐसा कहा जाता था कि वो अब दासता से मुक्त नहीं हो पाया था, तो आगे चलकर, जी हाँ, आगे चलकर मोहम्मद गोरी का पुत्र जो होता है वो दासता से मुक्त करता है। इस तरीके से देखते हैं कि 1206 में तो दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में तो आ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से वह एक दिल्ली के संस्थापक के रूप में हो ऐसा अभी कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, 1208 में जैसे ही दासता से उसको मुक्ति मिलती है, तो 1208 में वह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। फिर भी वास्तविक संस्थापक नहीं, संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत पर जो 4 दासों में जो राज करता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, और वह दिल्ली सल्तनत का, या तो हम ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का बनने वाला प्रथम शासक, या हम ये भी कह सकते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आइए अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाए तो उसको कई उपाधियां दी गई, जैसे उसको हातिम द्वितीय कहा जाता है, उसकी उदारता के कारण उसको हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, उसकी उदारता के कारण उसको लाख बख्श भी कहा जाता है, और ऐबक का होता है चंद्रमा का देवता, उसे एक तरीके से चंद्रमा का देवता भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं मित्र कि मोहम्मद गोरी तो गुजरात पर विजय नहीं हासिल कर पाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी के रहते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात प्रांत को दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया था। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत को विलय कर लिया था। ये 4 गुलामों में सबसे समझदार व सबसे बहादुर गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित एग्जाम में कई पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हातिम द्वितीय, लाख बख्श और चंद्रमा का देवता के रूप में इसे जाना जाता है इसकी उदारता के कारण। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में बनाया गया है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो बना है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बना गया है। और मित्र ये ध्यान रखना कि जो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था वह बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी जो था ये एक मुनीदीन चिश्ती का ये एक तरीके से उनका एक अनुयायी था जो बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी एक सूफी संत थे, उन्हीं की याद में कुतुब मीनार की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके अलावा अगर हम आपको ये कहें कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उस संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इसने उसको नष्ट करके 2.5 दिन झोपड़ा के रूप में उसका निर्माण करवाया। तो इस तरीके से कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर बात करें तो इस तरीके से इसका उत्तर भारत में पूरा साम्राज्य का विस्तार तो हो ही गया था। अब मैं आपको बताऊं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी ये चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो गुलाम वंश का पहला संस्थापक या गुलाम वंश का पहला शासक का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन की मृत्यु होने के बाद जो गुलाम वंश का अगला शासक बनता है यानी कि 1210 में जो बनता है वह इसका लड़का आराम शाह बनता है। आराम शाह बहुत ही अयोग्य शासक था। जी हाँ, बहुत ही अयोग्य शासक था। यहाँ के जो तुर्क सरदार थे वो भी पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए इल्तुतमिश षड्यंत्र के द्वारा, जी हाँ, इल्तुतमिश षड्यंत्र के द्वारा आराम शाह की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक वफादार गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से यह विवाह भी किया था। यानी कि इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आराम शाह की मृत्यु हो जाती वैसे ही जो मोहम्मद गोरी के अन्य गुलाम थे वह कहीं न कहीं इल्तुतमिश से खफा हो जाते हैं और उनकी ये धारणा होती है कि दिल्ली सल्तनत पर हम भी कब्जा करें। तो इस तरीके से देखें तो दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे पहले यालदोज बढ़ता है। यालदोज आता है तराइन के क्षेत्र में, तराइन वही हरियाणा का क्षेत्र है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। इस तराइन के तृतीय युद्ध में देखेंगे तो इल्तुतमिश जो होता है वह यालदोज को पराजित कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक गुलाम का अंत हो जाता है। इसके अलावा जो सिंध का अगला गुलाम होता है नासरुद्दीन कुबाचा, जिसका जो नासरुद्दीन कुबाचा था कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन से उसका विवाह हुआ था। लेकिन नासरुद्दीन कुबाचा के मन में भी था कि हम कैसे न किसी भी तरह से हम दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करें। लेकिन जब इल्तुतमिश से, जी हाँ, इल्तुतमिश से जब सिंध पर युद्ध होता है नासरुद्दीन कुबाचा से, तो वहाँ पे नासरुद्दीन कुबाचा की पराजय हो जाती है और इस अपमान को नासरुद्दीन कुबाचा सह नहीं पाता है और आगे चलकर ये सिंध नदी में क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरीके से देखें कहीं ना कहीं यालदोज भी अपनी महत्वाकांक्षा जो थी वो भी दब जाती है उसकी, और नासरुद्दीन कुबाचा की महत्वाकांक्षा के साथ साथ क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो बाहरी प्रतिद्वंदी के रूप में कोई अब इल्तुतमिश के सामने नहीं था। अब सबसे बड़ी चुनौती इल्तुतमिश के सामने ये थी कि जो तुर्क सरदार थे, देखिए मित्र थोड़ा से यहाँ पे लाइटिंग है, क्योंकि ये आप देख ही रहे हैं कि वीडियो कहाँ बन रहा है तो थोड़ी बहुत धूप आती रहती होगी, तो इस तरीके से थोड़ा से आप नेचुरल का आनंद भी लीजिए। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस तरीके से नासरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु हो जाती है, यालदोज की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासक बनता है वह इल्तुतमिश बनता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बाहरी शासकों का तो उसने अंत कर दिया, लेकिन उसके सामने ढेर सारी आंतरिक चुनौतियां भी थी। आंतरिक चुनौतियां इस तरीके से मित्र कि उस समय ढेर सारे तुर्क सरदार भी हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि अगला जो शासक बने वो हमारे नीचे रहे। तो ऐसे लोगों को भी खुश करना
खुश करना होता था, क्योंकि अगर उनको खुश नहीं करेंगे तो आंतरिक रूप से विद्रोह हो जाएगा, और जब विद्रोह की स्थिति होगी तो शासन व्यवस्था को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकते। इसलिए कोई भी शासक हो, चाहे दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आते हैं, उनकी बहुत सारे जो शासक थे उनकी यही इच्छा थी कि हम आंतरिक व्यवस्था को काफ़ी संगठित बना कर रख कर चलें, और आंतरिक व्यवस्था को संगठित बना कर रख कर चलेंगे तभी हम अधिक लंबे समयों तक हम शासन करेंगे और अपने साम्राज्यों का विस्तार भी कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादातर जो अमीर वर्ग या तुर्क सरदार होते थे उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था, ताकि वो प्रजा के बीच में वो विद्रोह पैदा न कर सकें। ठीक है, तो ये लगभग सारे शासकों की नीति होती है। क्लियर। अब देखते हैं मित्र इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश के समय जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उन महत्वपूर्ण घटनाओं के भी बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इल्तुतमिश के समय महत्वपूर्ण वो कौन कौन सी घटनाएं थी। हालांकि इल्तुतमिश जो था या इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश की अगर हम बात कर लें मित्र, तो इल्तुतमिश जो था इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जी हाँ, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और इसका जो टाइम पीरियड था वह 1211 से लेकर 1236 है, कहीं कहीं 1210 से 1236 है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइएगा। हाँ, लेकिन ये था कि ये 1236 तक दिल्ली सल्तनत का, या तो आप ये कह सकते हैं कि गुलाम वंश का शासक बना रहा। ठीक है, अब हम इल्तुतमिश की बात करते हैं। देखिए मित्र, इल्तुतमिश के संदर्भ में बहुत सारे तथ्य हैं जिसको आपको जानना चाहिए। टंका, जी हाँ, टंका और जितल नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो यही चलवाया था, इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया था, क्योंकि उसको खलीफा से स्वीकृति ही नहीं प्राप्त हुई थी, तो अपने नाम का सिक्का कैसे चलाता? मोहम्मद गोरी का नाम का सिक्का चलता था, और उसके सिक्के पर आप देखेंगे कि एक तरफ लक्ष्मी का और दूसरी तरफ कलमा का चित्र बना हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इल्तुतमिश देखेंगे तो इसको भी खलीफा से स्वीकृति मिल गई थी, दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। तो अगर हम देखें तो टंका और जित्तल नामक का सिक्का इसने चलवाया था। ठीक है, आपको पता होगा जो टंका था वो चांदी का था, जित्तल जो था वो तांबे का था। इसके अलावा देखें तो पहली बार, जी हाँ, दिल्ली सल्तनत काल में पहली बार मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो पहली बार मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जी हाँ, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था, और ये मकबरे का निर्माण उसने अपने प्रिय पुत्र नासरुद्दीन महमूद के लिए उसने ये निर्माण करवाया था, जिसकी मृत्यु अगर आप देखेंगे तो 1229 में हो गई थी। उसी के याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो इसके संबंधित कुछ और प्रश्न पाए जाते हैं, जैसे एकता प्रथा। तो एकता प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो एकता प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। इसके अलावा तुर्कान चहलगानी या चालसा दल की भी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के ही द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा एग्जाम पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगानी या एकता प्रथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं मित्र, एक आतरकीन का दरवाज़ा था। जी हाँ, आतकरीन का एक दरवाज़ा था, अतकरीन का एक दरवाज़ा था जो जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, इससे से प्रभावित होकर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी करवाया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि इल्तुतमिश के ही समय, जी हाँ, इल्तुतमिश के ही समय पहली बार चंगेज का यहाँ पर भारत में अटैक हुआ था। जी हाँ, खोखरों के जनजातियों के लिए यहाँ पर पहली बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था, या चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मंगोलों का पहली बार आक्रमण किसके समय होता है? तो किसके समय होता है? तो आप गुलाम वंश की बात कर सकते हैं। आप किसके समय हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय बात कर सकते हैं। और जब यहाँ पे मंगोल का आक्रमण हुआ था तो वो खोखरों के एक शासक था, उसी को वो पकड़ना चाहता था, और वहाँ का एक शासक था जो इल्तुतमिश से मदद मांगने के लिए आता है, लेकिन इल्तुतमिश उसको मदद करने से इनकार कर देता है। इस तरीके से भारत में मंगोलों के प्रवेश होने से रोकता है इल्तुतमिश बड़े ही चालाकी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इल्तुतमिश के संबंधित ये सारे पॉइंट थे। आपके मन में आ रहा होगा कि एकता प्रथा क्या थे? मित्र, ये एकता प्रथा एक प्रकार की ऐसी प्रथा थी कि जिसमें
इल्तुतमिश के समय जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे तो उनको नगद वेतन न देकर उनको भूमि के रूप में जागीरें प्रदान की जाती थी। तो ये एक तरीके से इक्ता प्रथा का प्रचलन था। इसी इक्ता प्रथा को आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी समाप्त करता है। तो ये कुछ इल्तुतमिश के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया और ये आपको भी जानना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो गुलाम वंश का अगला शासक बनता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की बात करें मित्र तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह बहुत ही अयोग्य शासक था, इसलिए बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सकता है। आगे जो शासन करता है वह इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसका नाम था रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना के बारे में अगर हम देखें तो रज़िया सुल्ताना का जो टाइम पीरियड था वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। रज़िया सुल्ताना के संदर्भ में अगर हम ये बात करें तो रज़िया सुल्ताना लगभग 4 वर्षों तक, जी हाँ 4 वर्षों तक भारत में शासन किया था और ये प्रथम मुस्लिम महिला बनने वाली शासिका थी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं मित्र, इल्तुतमिश के द्वारा एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी को न्याय मानना, जी हाँ अगर किसी को न्याय चाहिए तो उसके दरबार में लाल वस्त्र पहन के आएगा, लाल वस्त्र पहनकर आएगा तब उसको न्याय मिलेगा। यानी कि न्याय मानने के लिए लाल वस्त्र पहनना बहुत ज़रूरी था। ये प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। वही चीज़ देखेंगे कि जिस समय रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की मृत्यु होती है तो रज़िया सुल्ताना लाल वस्त्र पहनकर जनता या तुर्क सरदारों के बीच में जाकर न्याय मानती है कि भाई मुझे शासिका बनाना चाहिए, और लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि वो शासिका बनी। लेकिन बहुत समयों तक इस बात को जो तुर्क सरदार थे ये हजम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते थे कि जो रज़िया सुल्ताना थी वो कहीं न कहीं जो उसकी नीतियाँ थी वो इस्लाम धर्म के विरोधी थी। कहने का मतलब ये है कि जो इस्लाम धर्म में जो चीज़ें कही गई थी वह उसका कहीं न कहीं उल्लंघन करती थी। तो सारी चीज़ें तो उसके उल्लंघन के खिलाफ थे, जैसे दरबार में पुरुषों की तरह व्यवहार करना, पुरुषों की तरह वस्त्रों को पहन के जाना। और वहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि इसको एक अपने सेवक याकूत से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, जिससे तुर्क सरदार बहुत ज़्यादा खफा होते हैं। हालांकि याकूत से तो उसको प्रेम तो रहता ही है, बट मजबूरी बस ऐसा समय आ जाता है कि उसको अल्तुनिया से विवाह करना पड़ता है। लेकिन जब अल्तुनिया और रज़िया सुल्ताना एक भी हो जाते हैं तो यहाँ कुछ षड्यंत्रकारी होते हैं। उस षड्यंत्रकारियों में अगर हम देखें तो बहराम शाह बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी था, जो षड्यंत्र रच कर रज़िया सुल्ताना और अल्तुनिया की हत्या, एक कैथल नामक स्थान है पंजाब के क्षेत्र में, कैथल नामक स्थान पर वहाँ पर इनकी हत्या कर देती हैं। तो ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी की हत्या दमयक नामक स्थान पे होती है और कैथल नामक में इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से देखें रज़िया सुल्ताना का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए, रज़िया सुल्ताना उस समय महिला सशक्तिकरण के रूप में एक बड़ी मिसाल के रूप में खड़ी हुई और जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा चर्चा महत्व के रूप नहीं, हमारा यहाँ पे चर्चा बस एक समझ के रूप में और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं रज़िया सुल्ताना के बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है वो बहराम शाह बनता है। बहराम शाह का कोई बहुत इम्पोर्टेंट कार्य तो नहीं होता है। हाँ, उसका इम्पोर्टेंट कार्य जो होता है, अच्छा बहराम शाह का जो टाइम पीरियड होता है वो 1240 लेकर 1242 तक ही रहता है, लगभग 2 साल ही रहता है, इससे ज़्यादा वो नहीं रहता है। और बहराम साहब का एक पद उसने जारी किया था, वो उस पद का नाम था नायब-ए-मुमालिक। जी हाँ, नायब-ए-मुमालिक, उसने एक नया पद का सृजन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। नायब का मतलब ये होता था जो राजा के सबसे करीब होता था, यानी कि एक तरीके से ये उप मंत्री होता था। इसका जो पद होता था ये वजीर से भी बड़ा इसका पद होता था। कहने का मतलब अगर राजा अनुपस्थित हो तो पूरा नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आती थी वो नायब के पास आती थी। जिस पद का सृजन किसने किया था? तो बहराम शाह ने किया था। अगला शासक जो बनता है वो अलाउद्दीन महसूद शाह बनता है। अलाउद्दीन महसूद शाह भी बहुत कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाता है, जो 1242 से लेकर लगभग 1244 के आसपास रहता है। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाता है, तो इसके भी बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला शासक जो इम्पोर्टेंट बनता है वो नासिरुद्दीन महमूद बनता है, जो 1244 से लेकर 1265 तक बनता है। नासिरुद्दीन महमूद की बात करें तो नासिरुद्दीन महमूद, जी हाँ, नासिरुद्दीन महमूद की माता से विवाह अगर कोई किया था तो बलबन ने किया था। बलबन ने विवाह किया था और अपनी पुत्री का विवाह बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद से किया था।
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो था बहुत ही उदार शासक था, बहुत ही ईमानदार शासक था। उसके बारे में ये कहा भी जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद कभी भी अपने राजकोष से एक भी पैसा नहीं लिया। वह अपना जीवन का जो निर्वाह करता था तो वो टोपी सिल कर करता था। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि वो कौन सा शासक था गुलाम वंश में जो टोपी सिल कर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो वो नासिरुद्दीन महमूद शाह था। और नासिरुद्दीन महमूद शाही ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। एक समय ऐसा आता है कि बलबन जो होता है वह नासिरुद्दीन के माता के ही साथ मिलकर उसको स्वीट पॉइजन दिया करते थे ये लोग। और एक समय ऐसा आता है कि इसी स्वीट पॉइजन के कारण नासिरुद्दीन महमूद की क्या हो जाती है, तो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। ठीक है मित्र, अगर हम आगे बढ़ते हैं, जी हाँ, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला शासक बलबन आता है। बलबन जो शासक बनता है तो आप जानते हैं कि लगभग ये 1265 या 66 से देखते हैं तो ये लगभग 1287 तक इसका पूरा टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, 1287 तक ये शासन में बना रहता है। बलबन, जी हाँ, गुलाम वंश का बलबन एक मजबूत शासक होता है। तो बलबन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, वो भी हम जरा देख लेते हैं। आपको पता ही होगा बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन इल्तुतमिश के द्वारा जो जारी किया गया था चालसा दल, वो चालसा दल को ये समाप्त कर देता है। जो तुर्क सरदार थे उस चालसा दल को समाप्त कर देता है। और दूसरी चीज़, दीवाने ए अर्ज विभाग की भी स्थापना कौन करता है, तो बलबन करता है। और मित्र, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना करके सैन्य विभाग और वित्त विभाग को पहली बार अलग किसी ने किया था तो बलबन ने किया था, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये कि बलबन ने अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। जी हाँ, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। और ये अपने आप को एक तरीके से जिले ए इलाही कहता था, एक तरीके से ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझता था। और इस आधार पर इसने राज्यत्व का सिद्धांत दिया था। कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं बर्दाश्त करता था, किसी तरीके की बेईमानी नहीं बर्दाश्त करता था। ऊंची आवाज़ इसको पसंद नहीं हुआ करती थी। कुल मिला जुला कर ये बहुत ही कठोर नीति के साथ इसने शासन किया। और इस कठोर नीति को लागू करने के लिए उसने लौह और रक्त की नीति को लाया, जिसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो सिजदा और पैबोस दो रूल लाता है वो। और सिजदा और पैबोस क्या होता है? सिजदा मतलब आप जानते ही हैं कि घुटनों के बल झुक कर सलाम करना सिजदा कहलाता है। और पैबोस का मतलब कि पेट के बल दंडवत होकर शासक का पैर चूमना, ये क्या कहलाता है? तो ये पैबोस कहलाता है। तो ये मतलब एक कठोर नीति थी कि कोई शासक के सामने सर उठाकर बात न कर सके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। और वहीं पे देखिए बहलोल लोदी एक ऐसा शासक था जो अपने दरबारियों के खड़े होने पर खड़ा होता था। और यहाँ पे बलबन को देख लीजिए, बलबन का मतलब ये होता है कि जो भी इसके दरबार में आए वो उसके सामने सिजदा और पैबोस करें। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व दिखाई देता है। अच्छा, ये कैसे आता है? तो शासन को संचालित करने के लिए जैसे समय की मांग होती है लोग वैसे नीतियों को यहाँ पर अपनाते हैं। तो बलबन ने अपने अकॉर्डिंग अपनाया और बहलोल लोदी अपने अकॉर्डिंग अपनाया था। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो हालांकि ये भी थोड़ा सा आप समझते रहिए। तो इस तरीके से बलबन ने ये सारे सिद्धांतों को यहाँ पे लागू किया। ये सारी चीज़ जानते रहिए। और नौरोज़ त्यौहार की भी पहली बार परंपरा किसने लागू की? तो बलबन ने लागू की। बलबन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके 2 पुत्र थे। और 2 पुत्र कौन थे? एक जो इसका पुत्र था वह मोहम्मद था और एक इसका जो पुत्र था वो बुगरा खां था। ठीक है, बुगरा खां जो बंगाल के अभियान की तरफ जाता है और मोहम्मद जो उत्तर पश्चिमी प्रांत की तरफ जाता है। मोहम्मद की मृत्यु हो जाने पर बलबन बहुत दुखी हो जाता है। और इसके मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो पुत्र रहता है कै खुसरो, जी हाँ, कै खुसरो, उसको उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन कै खुसरो उत्तराधिकारी तो घोषित जरूर हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। तो आगे चल कर कैकोबाद बनने की दावी करता है, लेकिन कैकोबाद भी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। फिर एट लास्ट में क्यूमर्स बनता है। तो क्यूमर्स भी अल्पवयस्क रहता है, मात्र 3 साल तक रहता है, जिसके आगे चल के जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से देखें, बलबन की मृत्यु होने के बाद कै खुसरो, कैकोबाद और क्यूमर जैसे गुलाम वंश के अन्य शासक बनते हैं। लेकिन ये मात्र 3 वर्ष के लिए ही रहते हैं, क्योंकि 1287 से 1290 तक 3 वर्ष के लिए 3 ही शासक आते हैं।
बात समझ में आ रही कि नहीं। और क्यूमस तो अल्वेस था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आगे चलकर जिस वंश की स्थापना होती है वो वंश खिलजी वंश आता है। तो आइए अब हम खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है मित्र, थोड़ा सा मुझे और फास्ट चलना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना जो था वो जलालुद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, ये खिलजी आए कहाँ थे, ये भी एक तुर्क ही थे। ये कहा जाता है जो खिलजी थे ये कबीलाई जीवन अपना एक हेलमेट, अफ़गानिस्तान में एक हेलमेट टाइप की घाटी हुआ करती थी, इसी घाटी में कबीलाई जीवन व्यतीत किया करते थे। जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश में एक मामूली सैनिक के पद पे रहा करता था। ठीक है, मामलिक सैनिक के पद पर रहा करता था। आगे देखकर मौका पाकर ये गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाल देता है। अब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हम देख लेते हैं कि इसके संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी जो रहता है ये 1290 से 1296 तक शासक बना रहता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा रहता है। जलालुद्दीन खिलजी मंगोलों का आक्रमण इसके भी समय होता है और मंगोलों के आक्रमणों से बचने के लिए इसने दिल्ली में मंगोलपुरी बसाया हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। और ये भी आपको पॉइंट याद करना होगा कि जलालुद्दीन खिलजी जो था ये दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक था। ये भी ध्यान रखना होगा कि सबसे वृद्ध शासक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी ही था। और मुगल वंश का कौन था, तो बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह द्वितीय था। लेकिन दिल्ली सल्तनत को कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही उदार शासक था। जी हाँ, बहुत ही उदार शासक था, बहुत ही उदार शासक। अगर हमसे कोई पूछे कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक उदार शासक कौन था, तो सर्वाधिक उदार शासक जो था ये जलालुद्दीन खिलजी ही था। लेकिन इसकी घटना एक जगह ऐसी मिलती है कि हाथी से कुचलवाकर एक कोई संत रहता है उसकी हत्या ये करवा देता है। तो ये एकाक घटना अपवाद है, लेकिन बहुत सारे ऐसी घटनाएं जलालुद्दीन खिलजी के समय पाई जाती है कि ये डकैतों, चोरों, बदमाशों, जो इसके पहले लोग कठोर यातनाएं दिया करते थे या जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो लोग कठोर यातनाएं दिया करते थे, इन सजाओं पर उनको जलालुद्दीन खिलजी माफ़ कर दिया करता था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही उदार शासक था। जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी, जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है। और जब देवगिरी पर आक्रमण करता है तो वहाँ का शासक रामचंद्र रहता है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है मित्र, ये 1296 में ही अटैक करता है। ये अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था और जलालुद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत में होने वाला पहला अभियान था। जी हाँ, अगर दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत में पहला अभियान किस शासक के समय हुआ था, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। और कौन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी जब देवगिरी पर अटैक करता है तो इतना संपत्ति पाता है कि उसके मन में लालच आ जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद दोनों था। लेकिन लालच होने के बाद अब उसको ये होता है कि हम भारत का शासक बने। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा में मिलने के लिए वो बुलाया था और कड़ा में ही धोखे से अलाउद्दीन खिलजी कुछ लोगों के साथ जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। अब सोचिए, अपने ससुर की हत्या कर दिया, अपने चाचा की ही हत्या कर दिया। ठीक है, तो मतलब राजनीतिक सत्ता में कोई किसी का होता नहीं है, किसका मन कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं होता है। इतिहास मुझे इस बात की प्रेरणा देता है। अब इस तरीके से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है और खिलजी वंश का दूसरा शासक बनता है। क्लियर। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन टाइम पीरियड रहता है वो 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, दिल्ली सल्तनत काल में, जी हाँ, दिल्ली सल्तनत काल में सबसे छोटा कार्यकाल अगर कोई होता है, सबसे छोटा कार्यकाल कोई होता है तो वो खिलजी वंश का ही होता है, खिलजी वंश का होता है। और ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार किसके समय हुआ, तो वो भी खिलजी वंश का हुआ। और सबसे कम समयों के लिए कौन था, तो वो भी खिलजी वंश के लिए हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आइए बात करते हैं मित्र। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो उसके मन में पहले से चल रहा था कि हम विश्व विजेता बने, यानी कि इसने सिकंदर-ए-शाही की उपाधि भी धारण किया था। इसके भी अंदर था कि हम विश्व विजेता बने और ये सोच के साथ वो शासक भी बनता है और इस सोच को क्रियान्वयन भी वो करता है और हद तक अपनी सोच में अलाउद्दीन खिलजी कामयाब भी होता है। जी हाँ, कामयाब भी होता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर ले मित्र, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय
4 इसके सेनापति थे। जी हाँ, 4 सेनापति। जिस समय जैसे मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम हुआ करते थे महत्वपूर्ण, वैसे तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति भी थे, जिसमें एक का नाम जफ़र खां आता है, एक का नाम नुसरत खां आता है, एक का नाम उरसद खां आता है और एक का नाम मलिक काफूर आता है। जी हाँ, अब हम देखते हैं इन चारों सेनापतियों का क्या योगदान था अलाउद्दीन खिलजी के समय या अलाउद्दीन खिलजी के समय कार्यकाल में। आइए देख लेते हैं फटाफट। मित्र, ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो उसके मन में सबसे बड़ी इच्छा जो थी वो यही थी कि मुझे विश्व का विजेता बनना है, ठीक है, या सिकंदर जैसा मुझे बनना है। इसलिए उसने सिकंदर सानी की एक उपाधि धारण करता है और गुरु सार पर उसका बचपन का नाम रहता है। सिकंदर एक सानी की उपाधि कौन धारण करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी धारण करता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब आते हैं, हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए मित्र। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है वैसे ही ऐसा बताया जाता है कि इसने पहला अभियान, जी हाँ, अपने शासन काल में पहला अभियान इसका गुजरात पे होता है। और गुजरात का शासक कौन रहता है? कर्ण सिंह रहता है। वहाँ पे कर्ण सिंह पर अटैक करता है और वहाँ जो नुसरत खां रहता है और उसके सेनापति जाते हैं, यानी कि उरसद और नुसरत खां जाते हैं और उरसद और नुसरत खां गुजरात के कर्ण शासक को पराजित करते हैं। और नुसरत खां यहीं से मलिक काफूर को क्या करता है? 1000 दिनार में खरीदता है और जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो इसका अटैक होता है मित्र, वो रणथंबोर पर होता है। और रणथंबोर का जो शासक रहता है वो राजा हमीरदेव रहता है। और यहाँ पे नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। जब नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जाता है और रणथंबोर को बहुत बुरी तरीके से पराजित करता है। इस तरीके से गुजरात अभियान और रणथंबोर का अभियान इसका प्रमुख अभियान था। फिर उत्तर भारत में जो अभियान करता है ये मालवा और सिवान, इन सारे क्षेत्रों को ये विजित करता है। जी हाँ, इन सारे क्षेत्रों को ये उत्तर भारत में विजित करता है और अपने साम्राज्य में विलय कर लेता है। हाँ, एक चीज़ है मित्र कि रणथंबोर के बाद इसका जो अगला अटैक होता है वो चित्तौड़ में होता है। और चित्तौड़ का शासक कौन रहता है? तो राजा रतन सिंह रहता है। याद होगा ना रतन सिंह, एक मूवी आई थी पद्मावती। तो जो यहाँ पे पद्मिनी थी, तो ऐसा कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में एक पुस्तक लिखे थे पद्मावत। उसमें राजा रतन सिंह और उनकी वाइफ पद्मिनी की उन्होंने चर्चा किया था। ऐसा कहा जाता था कि जो चित्तौड़ पे अटैक किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के कारण, उसका प्रमुख वजह जो था वो राजा रतन सिंह की बीवी थी। क्योंकि राजा रतन सिंह बीवी जो थी उस समय अपने समय के विश्व सुंदरी थी और अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी इच्छा होती उसको देखने के लिए। हालांकि इच्छा तो उसकी होती है और इस इच्छा को पूरा रतन सिंह तो जरूर करता है दर्पण के माध्यम से, लेकिन उसकी इच्छा होती है देखने की, लेकिन उसकी इच्छाएं उसकी लालसा में बदल जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से वो राजा रतन सिंह पर अटैक करता है, लेकिन वह अपने सोच के अकॉर्डिंग पद्मिनी को पा नहीं पाता है। राजा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो वो सारी जो स्त्रियां होती हैं वो सामूहिक रूप से क्या कर लेती हैं? जोहर कर लेती हैं। जोहर कर का मतलब कि ये हुआ कि सामूहिक रूप में अग्निकुंड में अपने आप को क्या कर देना? अग्नि को समर्पित कर देना, ठीक है। तो एक तरीके से सुसाइड ही हुआ। तो आप ये जानते रहिए। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी तो चित्तौड़ तो जीत लिया और आगे चलकर अपने पुत्र खिज्र खां के पुत्र के नाम पर उसका नाम उसने खिजराबाद भी रख दिया था। तो इस तरीके से उसने चित्तौड़ पे भी विजय हासिल कर लेता है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि लेक्चर फास्ट हो रहा है, लेकिन मेरा एक मजबूरी है कि मैं लेक्चर को फास्ट लेकर चलूँ। ओरल लेक्चर का मतलब यही है, ठीक है। कभी और मौका मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे भी समय आएंगे कि हम समय समय पर कई तरीके के इस तरीके के लेक्चर आपके सामने लेकर उपस्थित आएंगे, ठीक है। ओरल लेक्चर देना इतना आसान नहीं होता है मित्र, फिर भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना आत्मविश्वास चेक करना चाहिए, ठीक है। तभी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो आइए, और आप लोग भी अपना चेक करने का प्रयास करिएगा। तो आइए देखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उसने गुजरात पर अभियान किया, उसने रणथंबोर पर अभियान किया, उसने चित्तौड़ पर अभियान किया, उसने मालवा पर अभियान किया और सिवान पर अटैक किया। ये क्रमशः है, ध्यान रखना, ये क्रमशः है। तो इस तरीके से पूरे उत्तर भारत पे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। अब सवाल ये होता है मित्र दक्षिण भारत में। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है उस समय दक्षिण भारत में 4 महत्वपूर्ण वंश रहते हैं।
जैसे उन 4 महत्वपूर्ण वंशों के बारे में अगर हम बात कर लें तो एक वारंगल के काककी वंश था, एक दिगरी का यादव वंश था, और एक कर्नाटक में था जो द्वार समुद्र जिसकी राजधानी थी जो होयसल वंश था, और एक एकदम सुदूर दक्षिण में था जो पांड्य वंश था। ठीक है, तो पहला जो उसका अटैक होता है मलिक काफूर का दक्षिण भारत में, वह देवगिरी पर होता है जहाँ के यादव वंश थे, वहाँ का शासक रामचंद्र था, उनको पराजित करता है। फिर उसके बाद जाता है काककी वंश के शासक, वहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्रदेव, उसको पराजित करता है। जी हाँ, प्रताप रुद्रदेव को पराजित करता है। और जब वहाँ प्रताप रुद्रदेव को पराजित करता है मित्र, वारंगल यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर उसने कहनूर हीरा को प्राप्त किया था। कहनूर हीरा, वही कहनूर हीरा, आप जानते हैं कहनूर हीरा, और ये कहनूर हीरा एट लास्ट तक बना रहता है। आगे चलकर हुमायूं विक्रमजीत से प्राप्त करता है, और फिर हुमायूं जब विक्रमजीत से प्राप्त कर लेता है तो वो पूरा मुगल वंश तक बना रहता है। फिर मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह अटैक करता है, और नादिर शाह कब अटैक करता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1739 में अटैक करता है। और 1739 में नादिर शाह जब अटैक करता है तो मोहम्मद शाह के जो मुगल वंश का शान बना हुआ था कहनूर हीरा, उसको वो ले लेता है, और फिर नादिर शाह अपने पास लेके जाता है तो वह अहमद शाह अब्दाली के पास रहता है, और अहमद शाह अब्दाली का लड़का रहता है, उसका नाम रहता है शाह शुजा, कहनूर हीरा उसके पास रहता है। जब राणा रणजीत सिंह के द्वारा शाह शुजा की मदद की जाती है तो शाह शुजा प्रभावित होकर वह कहनूर हीरा राजा रणजीत सिंह को दे देता है 1809 में। फिर उसके बाद जब 1849 में आंग्ल और सिख युद्ध होता है तो उस समय जो सिख का शासक रहता है वह दिलीप सिंह रहता है, और वो हीरा लाल डलहौजी के पास जाता है, और लाल डलहौजी के पास वह हीरा कहाँ चला जाता है, महारानी विक्टोरिया की ताज की शान बन जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आज तक वहीं पड़ा हुआ है, उनकी ताज के शान बना हुआ है और एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये कहनूर हीरा का आपका कहानी है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत आप जानते हैं वारंगल से ही होती है। ठीक है, गोलकुंडा, ये हीरा कहाँ प्राप्त हुआ? गोलकुंडा, और गोलकुंडा के ही पास वारंगल था, और वारंगल के समय उस समय काककी वंश चल रहा था। बात समझ में आ रही है? अब वहाँ से जब ये मलिक काफूर विजय प्राप्त करता है तो उसकी निगाहें अब किधर होती है? अब उसकी निगाहें इधर होती है कर्नाटक में, जहाँ होयसल वंश थे। हालांकि ये होयसल वंश यादव वंश से ही अलग हुए थे, और यहाँ का जो शासक था मित्र वो बल्लाल सिंह तृतीय था, और बल्लाल सिंह तृतीय को ये क्या करता है? पराजित करता है, और बल्लाल सिंह की ही मदद से ये पांड्य वंश में जाता है। और पांड्य वंश में 2 भाई रहते हैं, एक वीर बल्लाल रहता है, एक वीर पांड्य रहता है, एक सुंदर पांड्य रहता है। ठीक है, तो मलिक काफूर सुंदर पांड्य को मिला लेता है, और सुंदर पांड्य और बल्लाल सिंह तृतीय और मलिक काफूर ये तीनों संयुक्त होकर वीर पांड्य को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। लेकिन फिर वीर पांड्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत के चारों वंशों में कौन अपने आप को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाए हुए थे जो एट लास्ट में अधीनता स्वीकार नहीं किए थे, तो वो पांड्य वंश थे। ठीक है, अब देखिए मलिक काफूर के बारे में बात करें तो मलिक काफूर देवगिरी पर एक बार फिर अटैक करता है। रामचंद्र तो अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन रामचंद्र का जो लड़का रहता है शंकर देव, वो अधीनता स्वीकार नहीं करता है, और एट लास्ट में मलिक काफूर उसको मौत के घाट उतार देता है। इस तरीके से देखें खिलजी वंश में देवगिरी पर 3 बार अटैक हुआ था। वही देवगिरी जिसका नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद रखा था। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो 3 बार देवगिरी पर अटैक हुआ था, एक जलालुद्दीन खिलजी के समय और 2 बार अलाउद्दीन के खिलजी के समय। जलालुद्दीन के खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अभियान किया था, और अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने 2 बार अभियान किया था। ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है मित्र, तो ये इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ? पूरा साम्राज्य का विस्तार हो गया। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग भी और कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर देख लें मित्र तो इसने 2 प्रमुख कर लगाए थे, एक चरई कर और होम टैक्स, ये कर लगाए थे। इसके अलावा और ढेर सारे इसने कशधारी कर लगाए थे। और दूसरा ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि इसने भू राजस्व कर जो लगाया हुआ था वो 1/2 लगाया हुआ था, और जो एक खुम्स कर था जिसको आप खम्स कर कहते हैं। खुम्स और खर्च कर का मतलब ये होता था कि पहले अलाउद्दीन खिलजी के पहले अलाउद्दीन खिलजी के बाद खुम्स कर का मतलब कि जो सैनिक जाते थे जहाँ
आक्रमण करते थे, वहाँ के लूट मार मतलब लूट कर चोरी करके जो भी संपत्ति लूट माल में ये प्राप्त करते थे, उसका 4/5 हिस्सा सैनिकों के बीच में जाता था, 1/5 जो हिस्सा होता था वह राजकोष में जाता था, यानी शासक लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उलट दिया, जो सैनिकों के द्वारा जो लूट का माल होता था वो 4/5 अपने पास रखता था और 1/5 भाग जो होता था वो सैनिकों को दे देता था और भू राजस्व कर की मांग को ये बढ़ा देता था। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसने बहुत सख्त नियम लागू किए थे, बहुत सख्त नियम लागू किए थे। कहा जाता था कि अगर कोई साहूकार जितने ज़्यादा वस्तु की बाँट मारता था, वो उसके शरीर में पाए जाने वाले जहाँ सबसे ज़्यादा मांस होता था उतना वो उसको निकलवा लेता था। ये दहशत भ्रष्टाचार की, आपको मैं बता दूं मित्र, आपको मैं ये बता दूं, महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो उत्पादन होने की वजह से नहीं होता है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण होता है तो काला बाजारी से होता है, बेईमानी से होता है। और इसी पे अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण स्थापित किया था। और दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे बड़ा अच्छा इकोनॉमिक व्यवस्था किसी का था तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ था और इसकी मंत्री परिषद भी बहुत स्ट्रांग थी, जिसमें दीवाने रसालत विदेश विभाग, दीवाने विजारत वित्त विभाग, दीवाने वजारत विभाग की भी इसने स्थापना किया था। जो मंत्रियों का पद, वजीरों का पद था। केवल इतना नहीं, दीवाने इंसा विभाग की भी स्थापना किया था। दीवाने इंसा का मतलब आज का नौकरशाह, सचिवालय, ब्यूरोक्रेट जो शाही आदेश का पालन करते थे वो दीवाने इंसा विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे विभाग की स्थापना की थी। और मैं आपको बताऊं, इसके पहले जितने भी शासक हुए थे कहीं ना कहीं वो लोग उलेमाओं के प्रभाव में शासन करते थे, अमीर तुर्क के प्रभाव में शासन करते थे। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था वो उलेमाओं के प्रभाव में आकर कभी शासन नहीं किया, वो तुर्क के प्रभाव में आकर कभी शासन नहीं किया। वो अपने सोच के अकॉर्डिंग अपनी साम्राज्य व्यवस्था को बनाए रखा और अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किए हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको याद होना चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने कहा कि ये सिकंदर शाही का उपाधि धारण किया था, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी। शायद मैंने इसके पहले शायद कुतुबुद्दीन ऐबक बोला क्या, लेकिन अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हज़ार खंबा का निर्माण किसने करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हज़ार खंबा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। हज़ारे दिनारी किसके समय था तो अलाउद्दीन खिलजी के समय था। और अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके समय थे तो ये बलबन के समय थे। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर आगे तक शासकों का शासनकाल देखा था, यानी अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों उसके समय थे और निजामुद्दीन औलिया जो था वह दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों के समय था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार को मैंने देखा, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली की देखा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से बलबन ने लौह और रथ की नीति अपनाई थी उस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने लौह और तलवार की नीति अपनाई थी। और सैनिकों को इसने कैसा वेतन दिया था? नगद वेतन दिया करता था। और इसने होलिया प्रथा, दाग प्रथा भी जैसे नियम लागू किए थे अलाउद्दीन खिलजी। और ये सब क्यों? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है मित्र, आइए अब हम आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात देखें तो आगे चल के पूरा अगर देखें तो 1620, जी हाँ, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक बना रहता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो जाती है। तो बच्चा 4 साल में ढेर सारे शासक होते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे अबू बकर भी आता है और इसमें उमेर आता है, मालिक काफूर आता है और मुबारक शाह आता है और खुसरो शाह आता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें खुसरो शाह और मुबारक शाह के बारे में अगर बात कर लें तो इन 2 शासकों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक
क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा जानना चाहिए कि बताइए ऐसे ऐसे भी शासक बने हुए थे जो किसी पागल से कम नहीं थे, यानी पागल नहीं, महापागल से कम नहीं थे। मुबारक शाह के बारे में ये बताया जाता है मित्र कि मुबारक शाह दरबारियों के बीच में बिना वस्त्र के ही दौड़ पड़ता था। अब बताइए ये महापागल शासक नहीं है मुबारक शाह। अगला जो अंतिम शासक बनता है वो खुसरो शाह। खुसरो शाह जिसे इस्लाम का शत्रु कहा जाता है, खुसरो शाह को इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। और जो खुसरो शाह था मित्र, ये इस्लाम का शत्रु भी इसे कहा जाता है, इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है। और ये खुसरो शाह अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। अपने आप को पैगंबर का सेनापति कौन कहता था? खुसरो शाह कहता था। इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता है? तो खुसरो शाह को कहा जाता है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं इसका पिता तो मुस्लिम था, लेकिन इसकी माता जो थी वो हिंदू थी। तो सोच सकते हैं इसके पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक कारण हो सकता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो खुसरो शाह के आगे चलकर हम देखते हैं, खुसरो शाह के बाद अगला जो वंश आता है वो तुगलक वंश आता है। और जो तुगलक वंश आता है तो आप जानते हैं कि तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश था। और तुगलक वंश की नींव कब पड़ती है? 1320 से लेकर, जी हाँ 1320 से लेकर अगर हम देखें तो 1412 तक, कुछ लोग 1414 भी बोलते हैं, तो 1414 तक ही मान लेते हैं। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश रहता है। और दिल्ली सल्तनत का ये सबसे लंबा वंश रहता है, सबसे लंबा वंश रहता है। तो तुगलक वंश का जो प्रथम शासक होता है वह गयासुद्दीन तुगलक होता है। आइए फटाफट देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का सबसे उदार शासक था, तुगलक वंश का सबसे था। वैसे तो जलालुद्दीन खिलजी था, तो तुगलक वंश का ये भी बहुत उदार शासक था। और ऐसा कहा जाता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था ये लोगों के ऊपर कर को नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये करों को कम कर देता है। जहाँ वो 1/2 लगाया रहता है, वहीं गयासुद्दीन तुगलक करों को 1/6 कर देता है। कहीं कहीं कुछ करों में 1/3 भी किया रहता है, लेकिन 1/2 जो अलाउद्दीन खिलजी की पुरानी परंपरा थी उसको कम कर देता है। करों को न बढ़ाकर गयासुद्दीन तुगलक उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देता है। और उत्पादन को बढ़ाने के लिए मित्र ये नहर का निर्माण करवाता है। दिल्ली सल्तनत में पहली बार नहरों का निर्माण कौन करवाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे अधिक नहरों का निर्माण कौन करवाता है दिल्ली सल्तनत में? फिरोज शाह तुगलक। समझ में आ रहा है ना मित्र? और गयासुद्दीन तुगलक के समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि तुगलकाबाद का स्थापना कौन करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है। तो गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल के अभियान के समय, जी हाँ बंगाल के अभियान का मतलब ये होता है मित्र कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और बड़े क्षेत्र होने के नाते वह बंगाल हमेशा विद्रोह कर देते थे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक जाता है तो बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर देता है। विभाजित इसलिए कर देता है ना एक होंगे ना विद्रोह कर पाएंगे। तो बंगाल में पहली बार 3 भागों में विभाजित करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ही था। लेकिन बंगाल के अभियान से लौटते समय उसकी क्या हो जाती है? एक लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो जाती है। तो इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट कहानी है। वो इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि गयासुद्दीन तुगलक वहाँ से धमकी देता है कि मैं आने के बाद निजामुद्दीन औलिया को बताऊँगा। तो निजामुद्दीन औलिया ये कहता है कि अभी दिल्ली दूर है। तो अभी दिल्ली दूर है ये किसने बोला? तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला। किसके संदर्भ में बोला? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय बोला था। और बात सही है, वो दिल्ली तक पहुंच नहीं पाता है और दिल्ली के कुछ दूर पर अफगानपुर में एक लकड़ी का महल होता है, उसी से दबकर मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया की साजिश भी थी। कुछ लोगों का कहना ये भी है। निजामुद्दीन औलिया इसलिए क्योंकि निजाम पहले जो सूफी संत को जो धार्मिक रूप से कर मिला हुआ करता था, पैसा मिला हुआ था, उस पैसे को वापसी लेने के लिए गयासुद्दीन तुगलक बल दे रहा था। और ये बातें निजामुद्दीन औलिया को हजम नहीं हो रही थी कि धार्मिक पैसा मिला है वो पैसों को हम राजकोष में कैसे दें। कुछ इस तरीके की बातें थी। और वहीं पर निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक को पहले से भविष्यवाणी कर दिया था तो तुम आने वाले दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक बन के उभरोगे। तो आप समझ सकते हो
लोग अपने स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए किस तरीके से का प्रपंच रचते हैं और बनाते हैं। खैर, तो इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है मित्र, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला शासक जो बनता है तो मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक बुद्धिमान मूर्ख शासक या दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान मूर्ख शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख शासक क्यों कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक मूर्ख शासक, उसकी 5 नीतियाँ थी। वो पांचों नीतियाँ जब जब उसने लागू किया तब तब वह असफल हुई। और नीतियाँ उसकी क्या थी? ध्यान से सुनिएगा, उसकी नीतियाँ क्या थी? उसकी जो नीतियाँ थी वो राजधानी परिवर्तन थी। राजधानी परिवर्तन का मतलब ये कि वो दिल्ली की राजधानी परिवर्तन करके देवगिरी ले गया था। देवगिरी का नाम जिसने आगे चल के दौलताबाद उसने रखा था। फिर दौलताबाद से उसने दिल्ली लेके गया। इसमें काफ़ी प्रजा की मृत्यु हो जाती है। अगला उसकी जो नीति थी, सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन करना। चांदे का जो सिक्का था वो तांबे के मुद्रा के वैल्यू को कर देना, तांबे की मुद्रा में उसको तब्दील कर देना। तो ये भी उसकी नीति खराब थी। अब इसमें मैं डिटेल पे चर्चा नहीं करूँगा, बस ये सांकेतिक मुद्रा की नीति किसकी थी? तो एमबीटी, इतना याद करना। राजधानी परिवर्तन की नीति किसकी थी? तो एमबीटी। 2 अब कर की नीति किसकी थी? तो एमबीटी। खुरासान का अभियान का नीति किसकी थी? तो एमबीटी। इसके अलावा कराचिल एक कालेंजर है जो बुंदेलखंड के मालवा क्षेत्र में पड़ता है, और एक कराचिल का अभियान जो उत्तराखंड में, और एक खुरासान का अभियान जो अफ़गानिस्तान। तो खुरासान का अभियान ये किया, वो भी असफल हुआ। कराचिल का अभियान किया, वो भी असफल हुआ। 2 आम की नीति लाया, वो भी असफल हुआ। सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन किया, वो भी असफल हुआ। राजधानी परिवर्तन किया, वो भी असफल हुआ। इतनी नीतियाँ जो इसने लाया था मित्र, कोई भी नीति सही तरीके से कारगर साबित नहीं हो पाई। कोई भी नीति कारगर साबित नहीं हो पाई। और एट लास्ट में क्या हुआ? राजकोष रिक्त हो गया। और ऐसा कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के अभियान के समय जाते समय हुए थट्टा में बुखार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसी समय जियाउद्दीन बर्नी ये कहता है राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि ये इसका तुगलकी जो फरमान था, तुगलकी फरमान, मतलब इसके मस्तिष्क का कोई भरोसा ही नहीं कि ये कह क्या रहा है और फिर कर क्या देगा। कह क्या रहा है और फिर कर क्या देगा। और ये तुगलकी फरमान का जो शब्द आप बार बार सुनते हो ना, ये किसकी देन है? मोहम्मद बिन तुगलक की ही देन है। मोहम्मद बिन तुगलक जो बिना प्रजा की हित की परवाह किए ही लोगों की मन की बातें न सुनकर अपने दिमाग की बात सुनता था। तो ये बुद्धिमान तो जरूर था लेकिन सनकी भी था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें मित्र तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और भी जो आपको याद होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तार था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 2 विशाल साम्राज्य का उदय होता है। 2 विशाल साम्राज्य का उदय होता है। एक बहमनी साम्राज्य का उदय होता है और एक विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया तो आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। और ये 1347 में इसकी नींव पड़ती है और 1336 में हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली जाती है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड होता है वो 1325 से लेकर 1351 तक होता है।
हाँ, ये चीज़ है कि इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने अमीर कोही के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मित्र, एमबीटी के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको आपको याद होना चाहिए। और इसका नाम आप तो जानते ही होंगे, बचपन का नाम इसका क्या था, जूना खां या जौना खां, जिसको आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में इसी की याद में जौनपुर की स्थापना किया था, 1359 में। तो जौनपुर की कहानी कभी नेक्स्ट टाइम में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना एफएसटी ने किया था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक एफएसटी में किसी भी प्रकार के, ये चचेरे भाई थे, किसी भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट नहीं था, किसी प्रकार का इनमें संघर्ष नहीं था। और ऐसा कहा जाता था जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो अगला जो शासक की दावेदारी हुआ वो फिरोज शाह तुगलक हुआ। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के समय भी कुछ गतिविधियां हैं, बट हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस आपको ये जान लेना यहाँ पे आवश्यक होगा कि फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक ये शासन किया था। कुल मिलाकर इसने 37 वर्ष तक शासन किया था और दिल्ली सल्तनत में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसी शासक का था तो वो फिरोज शाह तुगलक का था। दिल्ली सल्तनत काल में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसी का था तो वह फिरोज शाह तुगलक का था। पहला किसका था तो बहलोल लोदी का था, 1451 से लेकर 1489 तक था। तो आइए फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं मित्र फटाफट। मुझे लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरी क्लास भी है, थोड़ा सा इसका भी मेरे दिमाग में प्रेशर है। फिलहाल चर्चा तो करेंगे ही। फिरोज शाह तुगलक, अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें मित्र, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 1351 से लेकर 1388 तक रहता है। फिरोज शाह यानी कि एफएसटी की बात करें तो मित्र फिरोज शाह तुगलक की पूरी विचारों को समझने के लिए और पूरे महत्वपूर्ण कार्यों को समझने के लिए हम यहाँ पर दो तथ्य को ध्यान में रखें। फिरोज शाह तुगलक को हम ये कह सकते हैं कि इसको निरंकुश लोक कल्याणकारी अकबर कहा जाता है। तो दिल्ली का निरंकुश लोक कल्याणकारी अकबर किसे कहा जाता है तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब किसे कहा जाता है तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। सुनकर तो बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन हाँ कहा जाता है। अगर आप इसके कार्यों को देखेंगे तो आप कहेंगे कि जी हाँ, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं मित्र, फिरोज शाह तुगलक के अगर हम बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह 24 जो कष्टदायक कर थे उस 24 कष्टदायक करों की ये समाप्त कर देता है। इसके द्वारा जो प्रमुख कर थे 4 थे, जैसे खराज कर, खराज कर को खराज को हम भू राजस्व कर कहते हैं। जकात कर मतलब कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था जो 1/40 लिया जाता था, और खराज कर जो लिया जाता था वह 1/6 कर लिया जाता था। जजिया कर, जी हाँ, जजिया कर के बारे में जान लीजिए। जजिया कर ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था, गैर मुस्लिम से लिया जाता था। और गैर मुस्लिम में अगर पहली बार देखेंगे, अभी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। अब जरा समझिए जजिया कर के बारे में, जैसे आपने कानूर हीरा को समझा था वैसे जजिया कर के बारे में थोड़ा सा समझिए। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और मोहम्मद बिन कासिम ने जब जजिया कर का शुरुआत हिंदुस्तान में किया था, हालांकि ये जजिया कर पहले यहूदियों से लिया जाता था और पहले यहूदियों से ईसाइयों से लिया जाता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आता है तो मोहम्मद बिन कासिम में जजिया कर हिंदुओं पर भी लगा देता है। लेकिन ये जजिया कर जो लंगड़े होते थे, जो अपाहिज होते थे, जो वृद्ध होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनसे ये कर नहीं लिया जाता था। ब्राह्मण और जो अपाहिज थे मुख्यतः इन दोनों से नहीं लिया जाता था। लेकिन आगे चल के फिरोज शाह तुगलक लेता है लगभग 500 वर्षों के बाद, तो जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर लगा देता है। और फिर ये जजिया कर चलता रहता है। तो जजिया कर को फिर आगे चलकर आप देखेंगे 1364 में अकबर समाप्त करता है, लेकिन अकबर फिर कुछ प्रभाव में आने की वजह से शायद 1374 के आसपास फिर जजिया कर लगा देता है। फिर ये जजिया कर चलता रहता है। हालांकि अकबर फिर समाप्त करता है, लेकिन आगे चलकर औरंगजेब लगा देता है जजिया कर, और औरंगजेब जजिया कर लगाता है तो आगे चलकर फर्रुखसियर समाप्त करता है, लेकिन फर्रुखसियर फिर जजिया कर को लगा देता है। अंतिम रूप से जजिया कर को अगर किसी ने समाप्त किया था तो मुगल वंश का जो शासक होता है मोहम्मद शाह, जिसे आप मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, वह इस कर को समाप्त करता है। बात समझ में आ रही है?
तो ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहली बार जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। तो ये 4 प्रमुख कर आप ध्यान रखिएगा, खराज कर, जकात कर और जजिया कर। एक कर और था जिसको हम खम्स या खुम्स कहते हैं। तो खम्स और खुम्स कर इसके पहले हमने बता दिया था। इसने क्या किया था कि जो खम्स कर हुआ करता था ये 1/5 लिया करता था, यानी कि 4/5 अलाउद्दीन खिलजी की तरह नहीं लेता था। अब मित्र बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। कहा जाता है कि फिरोज शाह 5 प्रमुख नहरों का, विशाल नहरों का निर्माण करवाया था और ये सिंचाई की व्यवस्था भी किया था। हालांकि ये सिंचाई कर नहीं लगाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं के प्रभाव में आने की वजह से ये लोगों से 1/10 सिंचाई कर भी लेता था। तो 1/10 सिंचाई कर कौन लेता था? तो फिरोज शाह तुगलक लेता था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यहाँ तक नदियों पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नगरों का निर्माता, दिल्ली सल्तनत में नगरों का निर्माता किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक का। लोक निर्माण का निर्माता किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। जैसे इसने कुछ नगर का निर्माण करवाए थे, 5 प्रमुख नगर का इसने निर्माण करवाए थे, जैसे हिसार नगर का, फिरोजाबाद का, फतेहपुर का और एक फिरोज शाह कोटाला का और एक जौनपुर का। इन्होंने 5 नगरों की भी स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर ले मित्र, तो नहरों, बांधों और इन सब के अलावा कुतुब मीनार को 5 मंजिले के रूप में इसने ही निर्माण करवाया था। कहा जाता था कि बिजली के गिरने से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इस कुतुब मीनार के 5 मंजिले के रूप में निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जो मेरठ और टोपरा का जो प्रयाग स्तंभ था अशोक का, दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट विभागों की स्थापना करवाई गई थी, जैसे दारुल-ए-सफ़ा। दारुल-ए-सफ़ा जो दीन और दुखियारी लोग होते थे मित्र, एक हॉस्पिटल था, उनके इलाज के लिए दारुल-ए-सफ़ा विभाग की भी इसे स्थापना करवाया था, ताकि जो दीन दुखियारी, जो गरीब लोग हो, वो अपना मुफ्त में जाकर इलाज करवाएं। दीवाने-ए-बंदगान, इसने दास विभाग की भी स्थापना किया था, जो लोकल भी कार्य करते थे और जो महलों में भी रहकर कार्य करते थे। तो दीवाने-ए-बंदगान यानी कि दास विभाग की स्थापना करवाया था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छे दासों की स्थिति थी तो फिरोज शाह तुगलक के ही समय थी, और सर्वाधिक दासों की भी संख्या किसके समय थी? तो फिरोज शाह तुगलक के ही समय थी। ये ध्यान में रखिएगा। मैं तो एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था, जैसे मंगोलों को मैंने चर्चा नहीं किया। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मंगोलों का आक्रमण पहला इल्तुतमिश के समय होता है, लेकिन अंतिम रूप से मंगोलों का आक्रमण जो होता है वो एम्बेटी के ही समय होता है। उसके बाद फिर मंगोल के आक्रमण नहीं होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आगे तैमूर लंग आ रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने ये चर्चा कर दिया। ठीक है, कि पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश, अंतिम मोहम्मद बिन तुगलक। तो बात किस पर चल रही थी? फिरोज शाह तुगलक की चल रही थी। दीवाने-ए-बंदगान, दारुल-ए-सफ़ा और दीवाने-ए-खैरात विभाग की भी स्थापना किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दीवाने-ए-खैरात यानी दान विभाग, ये दान भी दिया करता था। और दूसरी चीज़ ये भी है मित्र, इसका एक थोड़ा सा कार्य ये भी है, कहा जाता है कि इसने नगद वेतन के साथ साथ लोगों को वेतन के बदले जागीरें भी दिया करता था, और इसके ऊपर उलेमाओं का ज़्यादा प्रभाव था शासन में, यानी कि शरीयत के अनुसार ज़्यादा ये कानूनों का संचालित करता था। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन की तरह नहीं होता था, प्रभाव ज़्यादा था। अब ये जो लोक निर्माण, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई निर्माण के क्षेत्र में, तो ये अकबर की विशेषता है कि नहीं है? तो है निर्माण के क्षेत्र में। अब आइए हम औरंगजेब के रूप में इसको जानते हैं। मित्र, ऐसा कहा जाता है कि इसने कई हजार हिंदुओं को ज़बरदस्ती इसने धर्म परिवर्तन करवाया था, यानी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवाया था। और यहाँ तक जितने भी योजनाएं, अच्छी अच्छी योजनाएं लागू किए जाते थे, वो मुस्लिमों के लिए किए जाते थे, न कि हिंदुओं के लिए किए जाते थे। यहाँ तक ये सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करने वाला था, तो ये मुस्लिमों में सुन्नियों के लिए करता था, न कि शिया के लिए करता था। और दूसरी बात ये भी आप जानिए कि जो फिरोज शाह तुगलक था, ये
अभियान के दौरान जगन्नाथपुर, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर को नष्ट कर दिया था। और जो हिमाचल प्रदेश में नागरकोट में, कांगड़ा में जो ज्वाला मंदिर थी, इसने भी उसको तोड़ दिया था। आप समझ सकते हैं, क्या अकबर की तरह इसमें सहिष्णुता की भावना थी? तो नहीं। ये किसके अंदर थी? औरंगजेब। इसीलिए हम कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का लोक कल्याणकारी अकबर, लेकिन निरंकुश लोक कल्याणकारी अकबर। उसके आगे लगा है निरंकुश। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर औरंगजेब की विशेषता और अकबर की विशेषता दोनों दिखाई देती हैं। इन सारे पॉइंटों से आपको क्लियर हो जाता है। अब देखिए मित्र, जो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो अन्य शासक आते हैं, जैसे अबू बकर आता है, गयासुद्दीन तुगलक आता है। तो अबू बकर गयासुद्दीन तुगलक, देखिए मित्र, 1389 से लेकर 1394 तक कई तुगलक शासक बनते हैं, जिसमें से गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आता है, अबू बकर आता है, नासरुद्दीन महमूद आता है, नासरुद्दीन महमूद प्रथम तुगलक वंश का, अलाउद्दीन सिकंदर शाह आता है। इसके बाद नासरुद्दीन शाह महमूद आता है, जो 1394 से लेकर 1412 तक बना रहता है। नहीं समझे? मैंने कहा कि 1389 से 1394 तक लगभग 4-5 शासक आते हैं, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, नासरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन सिकंदर, फिर नासरुद्दीन द्वितीय तुगलक वंश का। और ये 1394 से लेकर 1412 तक रहता है। और 1398 में यहाँ पर तैमूरलंग का आक्रमण होता है। वही तैमूरलंग जो लगभग 15 दिनों तक दिल्ली को खूब लूटता है और यहाँ के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है, और सैनिकों को खुली छूट दी गई है, तुम्हारी मर्जी, मेरे आदेश का इंतज़ार मत करो, जो चाहो जैसे चाहो सो वैसे करो। बताइए, ऐसे ऐसे भी शासक हुए कि ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, मानवाधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं। अरे जानवर भी पेट भरने के बाद शांत हो जाते थे। किसी की जान के साथ, किसी इज्जत के साथ मनोरंजन, ये कहाँ का न्याय है? खैर, मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे चर्चा करना। ठीक है, अब देखते हैं मित्र, तैमूरलंग ऐसा कहा जाता है कि तैमूरलंग आता है, नासरुद्दीन महमूद के समय आता है, तो नासरुद्दीन को पराजित करता है। खिज्र खां रहता है, जो मुल्तान में रहता है, तैमूर को आमंत्रित करता है। उसके बाद तैमूर आक्रमण करके वापस चला जाता है, अपने पुत्र को यहाँ नियुक्त करता है, और खिज्र खां शाहरुख के प्रतिनिधित्व पर यहाँ पे शासन करता है। आगे चलकर खिज्र खां अपने आप को स्वतंत्र करता है, हालांकि सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि कौन नहीं धारण करता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो था ही, लेकिन खिज्र खां भी था, जिसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। अब खिज्र खां जो था, ये सैयद वंश की नींव डालता है, और सैयद वंश जो चलता है मित्र, ये सैयद वंश जो चलता है, ये 1414 से 1451 तक चलता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस यहाँ हुआ, जैसे जियाउद्दीन बर्नी। पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर कोई अच्छा खासा लिखा है तो जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फिरोज शाही इसका ग्रंथ है। और जियाउद्दीन बर्नी किसके समय था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय था। ये इम्पॉर्टेंट था, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। और फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही इसकी ग्रंथ थी। और फिरोज शाह तुगलक ने फतूहत ए फिरोज शाही, इसने आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा किसकी कर रहे थे भाई? सैयद वंश की चर्चा कर रहे थे। और सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक था। तैमूरलंग का ये प्रतिनिधित्व कर रहा था, मुल्तान के रहने वाला था, तैमूरलंग को आमंत्रित किया था, शाहरुख का ये प्रतिनिधित्व कर रहा था। आगे चल के 2 वर्ष के बाद 1414 में ये गद्दी पे बैठता है, लेकिन कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया रहता है। खिज्र खां रैयत-ए-आला की उपाधि धारण किया रहता है। 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला जो शासक बनता है वह मुबारक शाह शासक बनता है। और मुबारक शाह जो शासक बनता है मित्र, यही मुबारकाबाद की स्थापना करता है। मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह के द्वारा की जाती है।
मुबारक शाह एक खिलजी वंश में था और एक मुबारक यहाँ भी है सैयद वंश में। ध्यान रखना, वो मुबारक तो दरबार में बिना वस्त्र के नग्न ही घूम चला जाता था, लेकिन ये जो मुबारक शाह था अच्छा शासक था। इसके समय सरहिंदी नामक एक सूफी संत थे जो बहुत ही मशहूर सूफी संत थे, वो इसी के दरबार में रहते थे, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह। और मुबारकाबाद की भी स्थापना इसी मुबारक शाह ने ही किया था। इसके बाद मोहम्मद शाह 34 में बैठता है, 34 से लेकर 45 तक ये रहता है। आगे चल के जो अंतिम शासक सैयद वंश का बनता है वह अलाउद्दीन आलम शाह रहता है। जी हाँ, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह नहीं, अलाउद्दीन आलम शाह। और इसके बाद तुगलक उसमें अलाउद्दीन सिकंदर, और इसके पहले अलाउद्दीन महसूद शाह। नाम भी अजब अजब हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। तो अलाउद्दीन आलम शाह के समय एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि सैयद वंश में किस शासक के समय ये कहा गया कि दिल्ली का साम्राज्य विस्तार दिल्ली से लेकर पालमपुर तक था। तो दिल्ली से पालमपुर यानी दिल्ली के पास ही तक था, वह था अलाउद्दीन आलम शाह। यानी कि पूरा दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार आकर संकुचित हो गया, यानी बहुत कमज़ोर स्थिति में हुआ। और जिस समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया उस समय बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बुंदेलखंड सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। पूरी हर जगह विकेंद्रीकृत व्यवस्था ही रह गई। संपूर्ण भारत को नियंत्रित करने वाला कोई शासक नहीं था। संपूर्ण भारत को छोड़ो, उत्तर भारत में कोई नहीं था। लेकिन आगे चलकर एक शासक आता है जिसका नाम रहता है बहलोल लोदी। जी हाँ, बहलोल लोदी। अगला जो शासक बनता है वो बहलोल लोदी बनता है। बहलोल लोदी एक सैनिक ही था। ये नीचे से उठता है, अलाउद्दीन आलम शाह के समय अपने आप को शासक बना लेता है। बहलोल लोदी, जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबा शासन काल रहता है इसका, और ये 1451 से लेकर 1489 तक रहता है। बहलोली नाम का इसने सिक्का जारी किया था। जो जौनपुर स्वतंत्र कर लिया था, जौनपुर को इसने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था, और दरबारियों को खड़े रहने पर यह खड़ा रहता था। और गुजरात के जो शासक थे इसके घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। हालांकि इसने कुछ केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाया। अगला शासक आता है सिकंदर लोदी, जो 1489 से लेकर 1517 तक रहता है। सिकंदर लोदी गजे सिकंदरी नामक भूमि पैमाइश नापता है। गुलरुखी इसका उपनाम था। गुलरुखी नाम के ये साहित्य भी रचना किया था। यह भी फिरोज शाह तुगलक की तरह बहुत ही कट्टरवादी था। इसने महिलाओं को दरगाह पे जाने के लिए मना कर दिया था, ताजिया निकालने पर पाबंदी कर दिया था, और क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार का इसने भी निर्माण करवाया था। और 1504 में, जी हाँ, 1504 में आगरा की स्थापना ने सिकंदर लोदी ने ही करवाया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण से हो गई थी। जी हाँ, इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण से सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। तो ये सिकंदर लोदी के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो लोदी वंश का शासक बनता है वह इब्राहिम लोदी बनता है। इब्राहिम लोदी के बारे में जानिए कि इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये 1517 से लेकर 1526 में बना रहता है। इब्राहिम लोदी बहुत बुरा शासक नहीं रहता है, अच्छा शासक ही रहता है। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे खतौली का युद्ध 1518 में इसने राणा सांगा से लड़ा था, और पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर से पराजित हो गया था। बाबर से इसलिए पराजित हो गया था क्योंकि जो इसके अपने लोग थे वह आपस में यूनिटी नहीं बना पाए थे, जिसके वजह से बाबर पर इस पर विजय प्राप्त करना आसान हो गया था। इब्राहिम लोदी एक ऐसा दिल्ली सल्तनत काल का शासक था जो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, ऐसा ये शासक था जो युद्ध में मारा गया था, और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो मित्र, जैसा कि मैंने कहा मेरी क्लास है, इसलिए कुछ भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, लेकिन हाँ शॉर्टकट में मैं आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, ताकि बहुत कम समय में जो भी एसएससी के स्टूडेंट या पेट के स्टूडेंट हैं, हद तक इसका सिविल वाले भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एसएससी, पेट और सुपर टेट
यूपीपी जैसे एग्ज़ामों के लिए मैं समझता हूँ कम समयों में रिवाइज करना इतना बहुत पर्याप्त है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। जय भारत, जय हिंद।